हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग बनाई गई है वो है स्वाति संग सीएम आवास पहुंची पुलिस, रिक्रिएट किया गया क्राइम सीन। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में मारपीट और छेड़छाड़ की आप सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर गुरुवार देर रात मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अधिकारी शुक्रवार शाम स्वाति के साथ केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। पुलिस ने कहा कि करीब वहां पर 45 मिनट रहकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया और आवास में मौजूद कर्मियों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए कुछ नमूने भी लिए हैं। इससे पूर्व 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वाति का बयान दर्ज कराया गया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत करीब 1.5 घंटे तक हुए बयान में स्वाति ने विगत सोमवार को उनके साथ हुई बदसलूकी को विस्तार से बताया। इस बीच पुलिस का कहना है कि केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार का मोबाइल फ़ोन बंद है। वह सिविल लाइंस स्थित अपने आवास से गायब हैं। पुलिस को शक है कि विभव पंजाब चला गया है। उत्तरी जिला पुलिस और स्पेशल सेल की टीमें विभव की तलाश में कई जगहों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस मुख्यमंत्री की भूमिका की भी जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। कांग्रेस का माओवादी घोषणा पत्र देश को दिवालिया बना देगा, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के माओवादी घोषणा पत्र का हिसाब लगाएं तो देश दिवालिया हो जाएगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि विपक्षी गठबंधन की यह सोच देश के लिए कितना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है। इंडी गठबंधन की माओवादी अर्थव्यवस्था मुंबई के विकास के पहिए को जाम कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में चुनावी सभा में उन्होंने ये बात कही। हमारे पास 10 साल का रिकॉर्ड है तो अगले 25 साल का रोड मैप भी है। इंडी गठबंधन के पास जितने लोग उतनी बातें, जितने दल उतने पीएम। मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की नज़र हमारे मंदिरों के सोने व महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। इन लोगों ने 50% विरासत टैक्स का विचार कर रखा है, यानी आपने कितनी भी मेहनत करके कमाया हो ये उसका आधा आपसे छीनकर अपने वोट बैंक को बांट देंगे। कहा, यदि आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की सलाह के अनुसार कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। आबकारी घोटाले में केजरीवाल के साथ आप भी आरोपित। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वां आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने इस बार केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपित बनाया है और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने की मांग की है। ईडी के इस मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक के नाते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गत 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वह चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर हैं। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले हफ्ते ईडी ने बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और 4 अन्य के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। बिना वीज़ा ही अब रूस जा सकेंगे भारतीय। रूस ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है और इसके लिए वह भारतीयों को वीज़ा फ्री आगमन की अनुमति दे रहा है। दोनों देशों के बीच इस बारे में वर्ष 2024 के अंत तक समझौता होने की उम्मीद है। नागरिकों को वीज़ा फ्री आगमन की सुविधा देने को लेकर भारत व रूस के उच्च अधिकारियों की एक दिन पहले कजान शहर में बैठक हुई है। बहुत संभव है कि इस साल के अंत तक दोनों देशों के शीर्ष स्तरीय नेताओं की आपस में जब बैठक हो तो इस समझौते को मूर्त रूप दिया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच सालाना बैठक होती है। हालांकि वर्ष 2022 और 2023 में यह नहीं हुई है। दोनों तरफ के विदेश मंत्रियों की तरफ से इस साल बैठक कराने की योजना बनाई जा रही है। विकसित भारत की दिशा में बढ़े कदम, बेहतर हो रही जिंदगी। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के साथ ही पूरा देश प्रयासरत है। देश में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। लोग मूलभूत ज़रूरतों के अलावा घूमने फिरने पर भी जमकर खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है। हालांकि किए गए 2 अध्ययनों में इसकी पुष्टि की गई है। द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारतीय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष हो सकती है, वहीं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक होगी।
वहीं भारत में पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष से अधिक होने का अनुमान है। स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य उस औसत उम्र से है जिस आयु तक स्वस्थ रहने की उम्मीद की जा सकती है। अध्ययन के अनुसार 2022 और 2050 के बीच दुनिया भर में पुरुषों में जीवन प्रत्याशा में लगभग 5 साल और महिलाओं में 4 साल से अधिक सुधार होने का अनुमान है। दुनिया भर में स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा आने वाले वर्षों में 2.6 साल बढ़ जाएगी। 2022 में यह 64.8% थी, जो 2050 में 67.4% हो जाएगी। पंजाब में किसानों के धरनों के खिलाफ उतरने लगे व्यापारी। किसानों के हर संघर्ष में मजबूती के साथ देने वाले पंजाब का व्यापारी वर्ग उनके आए दिन के धरना प्रदर्शन से आजिज आ गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कारोबारी और प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। उनका तर्क है कि एक तरफ नेता आंदोलन से पंजाब की किसानी बचाने की बात करते हैं, वहीं उनके धरने के कारण कारोबार को जो नुकसान हो रहा है उस पर वो मौन साधे हुए हैं। 13 फरवरी से किसानों ने शंभू में नेशनल हाईवे और 17 अप्रैल से रेल ट्रैक जाम कर रखा है। इस कारण दूसरे प्रदेश के व्यापारी पंजाब से कतराने लगे हैं। समय समय पर सामान नहीं पहुंचने के कारण ऑर्डर भी नहीं दे रहे हैं। इससे पंजाब के व्यापार और उद्योग को प्रतिदिन करीब 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों ने 10 दिन में अपना धरना नहीं हटाया तो वे उनके खिलाफ राज्य में बंद का आह्वान करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन से कारोबार करने में राष्ट्रीय हितों का रखें ख्याल, जयशंकर। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बावजूद वहां से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर पहली बार केंद्रीय मंत्री ने यानी कि विदेश मंत्री ने भारतीय उद्योग जगत को आड़े हाथों लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को उद्योग चैम्बर CII की तरफ से आयोजित वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जगत को चीन के साथ कारोबार करने को लेकर किसी भी तरह की रोक लगाने की बात नहीं कही, लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से यह सीख दी कि उन्हें राष्ट्रीय हितों से जुड़ी संवेदनाओं का ख्याल रखना होगा। इसके लिए उन्होंने जहां तक संभव हो भारत निर्मित उत्पादों की आपूर्ति करने की सलाह दी है। सम्मेलन में उपस्थित भारत के उद्योग जगत के सैकड़ों प्रतिनिधियों की तरफ से इशारा करते हुए जयशंकर ने पूछा कि क्या आप उसके साथ कारोबार करेंगे जो आपके ड्राइंग रूम में घुस गया हो और आपके घर को तहस नहस कर दिया हो। उनका इशारा चीन सैनिकों द्वारा पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 4 वर्ष पहले की गई घुसपैठ से था। इसके बाद द्विपक्षीय रिश्ते काफ़ी खराब हो चुके हैं। विदेश मंत्री का बयान यह बताता है कि जिस तरह से चीन से होने वाले आयात में लगातार वृद्धि हुई है उससे सरकार बहुत सहज नहीं है। अगर सरकार के आंकड़ों को ही देखा जाए तो वर्ष 2019-20 के बाद से चीन से होने वाले आयात में 44% का इजाफा हुआ है। संविधान पीठ का फैसला छोटी पीठों पर बाध्यकारी, सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा के एक गांव के में निवासियों द्वारा विशेष रूप से साझा इस्तेमाल के लिए भूमि से जुड़े एक मामले में अप्रैल 2022 के फैसले को वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी संविधान पीठ का फैसला उससे कम संख्या वाले जजों की पीठ पर बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2022 के अपने आदेश में कहा था कि पंचायत उस भूमि पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती है जिसे हरियाणा के भूमि अधिनियम के तहत उसके वास्तविक स्वामियों से उनकी अनुमेय अधिकतम सीमा से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मालिकों की अनुमेय सीमा से आनुपातिक कटौती करके ली गई भूमि का सिर्फ प्रबंधन एवं नियंत्रण पंचायत के पास है, पर प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिकार अपरिवर्तनीय है और भूमि पुनर्वितरण के लिए मालिकों को वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिन साझा उद्देश्य के लिए भूमि काटी गई है उनमें सिर्फ वर्तमान ही नहीं भविष्य की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है एडिटोरियल पेज से कि मतदाताओं की उदासीनता के कारण क्या है। इसी पर यह आर्टिकल राजकुमार सिंह द्वारा लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं के में उत्साह नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके कारण राजनीतिक व्यवस्था की बिगड़ती छवि में भी खोजने होंगे।
देखिए, लोकसभा चुनाव अब समापन की ओर है, मगर इसे लेकर संतोष से ज़्यादा चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग चिंतित है कि मतदाताओं को प्रेरित करने की कवायद के बावजूद मतदान में कमी क्यों है। चुनाव से ही सत्ता बनती और बिगड़ती है, इसलिए राजनीतिक दल और नेता चिंतित हैं कि कम मतदान किस पर भारी पड़ेगा। दोनों के लिए ही कम मतदान का ठीकरा मौसम पर फोड़ना सुविधाजनक है। बेशक गर्मी है तो है, पर 2014 के लोकसभा चुनाव भी कमोवेश ऐसे ही मौसम में हुए थे, जब संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड 66.44% मतदान हुआ था। स्थितियों की मांग है कि सहज सुलभ बहानों के बजाय वास्तविक कारणों की पड़ताल की जाए। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के समय भी आयोग को पता था कि मई जून में गर्मी चरम पर होगी। फिर मतदान 7 चरणों तक क्यों खींचा गया? मतदान केंद्रों की दूरी कम क्यों नहीं की गई? पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा भी सभी केंद्रों पर सुनिश्चित क्यों नहीं हुई? मतदाता सूचियां त्रुटि रहित क्यों नहीं है? ग्रामीण मतदाताओं के लिए यह बड़ी समस्या है। मतदान केंद्रों के बाहर पहचान पत्र की जांच के नाम पर सुरक्षाकर्मी परेशान क्यों करते हैं? तो ऐसी कुछ बातें हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की चिंता अपने समर्थकों द्वारा अधिकाधिक मतदान के जरिए अपनी जीत सुनिश्चित करने तक सीमित है। कुल मतदान प्रतिशत में कमी के असर की आशंका से उन पर मानसिक दबाव तो बढ़ता है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के हित में मतदान का प्रतिशत बढ़े, वे ऐसा प्रयास करते नहीं दिखते हैं। अमूमन ज़्यादा मतदान को सत्ता विरोधी लहर और कम मतदान को यथास्थिति का संकेत माना जाता है, लेकिन अतीत के परिणाम इस पर एक मत नहीं है। कम मतदान के बावजूद सत्ता परिवर्तन हुए तो ज़्यादा मतदान के बाद भी यथास्थिति बरकरार रही। 1998 में जब मतदान 4% बढ़ा तो लोकसभा में भाजपा की सीटें बढ़कर 182 हो गई, लेकिन अगले साल हुए चुनाव में मतदान में 1% कमी के बावजूद वह काफ़ी सीटें बरकरार रखने में सफल रही। वर्ष 2014 में सर्वाधिक 66.44% मतदान हुआ, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 7% ज़्यादा था। 3 दशक बाद एक दल के रूप में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था। भाजपा ने बहुमत से भी 10 अधिक 282 सीटें जीती थीं। 2019 में मतदान 1.7% बढ़ा था। भाजपा की सीटें भी बढ़कर 303 हो गई थीं। कम या ज़्यादा मतदान प्रतिशत से चुनाव परिणाम पर असर पड़ने वाले से स्पष्ट निष्कर्ष को लेकर भ्रम के बावजूद मतदाताओं में कम या ज़्यादा उत्साह के कारण समझने की कोशिश की जा सकती है। कब खत्म होगी अंकों की अंधी दौड़? ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। किस तरह से प्रेशर बिल्ड होता है बच्चों पर, और इसमें गार्जियन की भूमिका अहम मानी जा सकती है। कभी कभी होता है कि अंक के प्रेशर में, यानी कि कितने नंबर आएंगे, इस चीज़ों को प्रेशर जो बिल्ड होता है वो बच्चे नहीं हैंडल कर पाते हैं और सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। इसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत, सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में बढ़ोतरी के साथ वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक संगठन CII की तरफ से शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के विकास में निजी सेक्टर को भी भागीदार के रूप में काम करना चाहिए। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ अर्थशास्त्री यह सलाह दे रहे हैं कि भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी कि मैन्युफैक्चरिंग को हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नीतिगत स्तर पर इस मामले में सरकार हर सहयोग देगी। कुछ माह पहले राजन ने कहा था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जगह सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। चीन में विदेशी निवेश घटने से भारत को मिल रहा फायदा। भारत का आर्थिक प्रदर्शन हाल के दिनों में बहुत मजबूत रहा है और यह पश्चिमी देशों की कई कंपनियों के लिए वैकल्पिक निवेश गंतव्य बन गया है। चीन को कम विदेशी निवेश मिल रहा है और इसका फायदा भारत को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद राशिद ने यह बात कही है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से गुरुवार को जारी 2024 के मध्य तक वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाओं संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष यानी कि 2024 में विकास दर 6.9% और 2025 में 6.6% रहने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीली निजी खपत से प्रेरित है। इसी वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र ने विकास दर 6.2% रहने का अनुमान जताया था। रिपोर्ट जारी करते समय भारतीय
आर्थिक परिदृश्य पर राशिद ने कहा कि यहाँ महंगाई दर में काफ़ी कमी आई है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि रूस और चीन हमेशा से भाई रहे हैं। चीन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यात्रा के अंतिम दिन चीन के लोगों से भावनात्मक संबंध स्थापित करते हुए कहा कि रूसी और चीनी हमेशा से भाई रहे हैं। रूस चीन संबंध की तुलना उन्होंने 1940 के दशक के एक गीत से की है। कहा, पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के बीच हार्दिक संबंध आगे भी जारी रहेंगे। चीन और रूस के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए पुतिन ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच एक अंतर सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत है। कहा कि उस समय एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था, उसकी पंक्ति थी, रशियन एंड चाइनीज आर ब्रदर्स फॉर एवर, यानी रूसी और चीनी सदैव भाई हैं, आज भी प्रासंगिक है। युद्ध को हम स्किप करते हैं। चीनी ऋण चुकाने के लिए रास्ता तलाश रहा मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से मालदीव को ऋण संकट के उच्च जोखिम की चेतावनी देने के बाद चीनी ऋण चुकाने के लिए मालदीव रास्ता तलाश रहा है। उसने चीन से ऋण पुनर्गठन कर राहत देने की अपील की है। चीन ने कहा है कि मालदीव को राहत देने पर चर्चा हो रही है। हालांकि मालदीव में चीन की राजदूत वांग लिंगसिन ने कहा है कि ऋण पुनर्गठन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मालदीव को बीजिंग से आगे वित्तीय सहायता मांगने में बाधा उत्पन्न होगी। अमेरिकी ड्रिल के बाद उत्तर कोरिया ने समुद्र में दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका व दक्षिण कोरिया की ओर से युद्धक विमानों से किए गए सैन्य अभ्यास के दूसरे दिन उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि पूर्वी तट वॉनसन क्षेत्र में से लॉन्च किए गए हथियारों ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरने से पहले लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय की है। संयुक्त अभ्यास में दक्षिण कोरिया के 2 F-35AS और अमेरिका के 2 F-22 विमान शामिल हुए थे। तो ये आज का यानी 18 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।